नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आप लोगों को यूपी स्पेशल या यूपी जीके पढ़ाने वाले हैं। तो आप थोड़ा बहुत हम लोग यूपी स्पेशल या यूपी जीके के विषय में जान लेते हैं कि इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और किन किन एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर हम इसको जान गए तो थोड़ा बहुत जानकारी हो जाने पे मनोबल पढ़ाई में बढ़ जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हम बात करें तो एक एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित कराता है, जिसे यूपीपीएससी के थ्रू होता है। वो है आरओ और एआरओ का, जो अभी हाल ही में होने वाला है एग्ज़ाम, ये आरओ और एआरओ का। इस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रश्नों की संख्या होती है। क्योंकि अगर 10 से 15 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछे जाएं, और भी इतने छोटे टॉपिक से और सरल टॉपिक से यूपी स्पेशल से, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इतने नंबर। 10 से 15 में से 10 नंबर कम से कम लाना। तो उसके आगे हम बात करते हैं तो दूसरा एक है यूपीएसआई अभी चर्चा में भी था, और ये बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 9000 समथिंग है। तो आप लोग अगर अपने कंधे पे स्टार लगाना चाहते हैं तो अभी से कमर कस लीजिए और लग जाइए। इस एग्ज़ाम में भी यूपी स्पेशल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आप लोग यूपी स्पेशल को हल्के में मत लीजिए। और उसके आगे दूसरा एक एग्ज़ाम होता है यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है, यूपी लेखपाल का। यूपी लेखपाल हो गया, यूपी वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया है। दोनों लगभग सेम ही एग्जाम होते हैं। इन दोनों में भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अभी एक ही हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था कुछ महीनों पहले, जिसे सुपर टेट के नाम से जाना गया था। वो प्राथमिक विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर जो रिक्रूटमेंट निकली हुई थी, उसके तहत सुपर टेट एग्ज़ाम कराया गया था। उस एग्ज़ाम को दोस्तों मैंने भी दिया था, हमने भी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया, मेरा भी सिलेक्शन हुआ, और जो चयनित सूची है उसमें मेरा भी नाम है। और हालांकि अभी वो वैकेंसी फंसी हुई है कुछ सरकार की गलत नीतियों की वजह से, लेकिन जल्द ही उसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो उसकी बात करें तो उसको मैंने आकलन किया, तो उसमें भी 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल या यूपी जीके के देखने को मिल जाते हैं। तो टीचर एग्जामों में भी यूपी स्पेशल यूपी जीके का अहम रोल होता है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। उसके बाद एक एग्ज़ाम और होता है जो यूपीपी कांस्टेबल का उसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती। इस भर्ती में अगर बात की जाए तो जब भी ये भर्ती आती है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं, लगभग 20 से 22 लाख फॉर्म पड़ते हैं। और ये लगभग 40 से 50 हज़ार पदों की वैकेंसी जब भी आती है, इससे कम वैकेंसी नहीं आती है। और उसमें 20 से 22 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, उसमें से एक सीट आपको चाहिए होती है। और उसमें भी ये जीके यूपी का जो होता है, इसका भी अहम रोल होता है। 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं, और ये आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हुई उत्तर प्रदेश जीके की महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात, कि कहाँ कहाँ इसकी ज़्यादातर महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम अब चलते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश का नॉलेज देते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रदेश। तो प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो पुराने प्राचीन काल में या पुराने समय में जो नाम पहले हुआ करते थे, ये धीरे धीरे नामों को फिर परिवर्तित किया जाता था और स्थानों को परिवर्तित किया जाता था, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सर्वप्रथम हम 1877 की बात कर लेते हैं। तो 1877 में दोस्तों किसका अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हुआ करता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछ लेता है क्वेश्चन में कि पुराने समय में 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था। तो बहुत ही आसान नाम है दोस्तों, संयुक्त प्रांत आगरा या फिर अवध प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। उसके बाद दूसरा, जब इसका परिवर्तित किया गया इसका नाम उत्तर प्रदेश का, तो वो किया गया 1937 से इसे किस नाम से जाना गया, ये भी क्वेश्चन 1-2 बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, 1937 से केवल इसे किस नाम से जाना जाने लगा, तो ये संयुक्त प्रांत नाम से इसे जाना जाने लगा। दोस्तों संयुक्त प्रांत नाम से कब से उत्तर प्रदेश को जाना जाने लगा, ये भी पूछ सकता है। तो वो सन है 1937 से इसे संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाने लगा। फिर यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन आता है 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम से इसे पूर्णतः जाने लगा। तो पूछता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम से कब से और किस सन से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप डेट याद रखना 24 जनवरी 1950 से। यहाँ पर 24 जनवरी जो डेट है दोस्तों, ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि इसको आने वाले एग्जामों में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्योंकि 24 जनवरी को ही अपना उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, जब से योगी सरकार आई हुई है। तो इसलिए ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को ये डेट याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश की राजधानियाँ। दोस्तों, प्रदेश की राजधानियाँ भी प्रदेश का जैसे नाम समय समय पर बदलता रहा, उसी तरह प्रदेश की राजधानियों का नाम भी और नाम के साथ साथ स्थान भी बदलता रहा। तो उसी को देख लेते हैं, पुराने समय में उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ किन किन स्थानों पर स्थानांतरित हुई, तो और नामों में भी परिवर्तन हुआ। तो देखते हैं 1836 से 1858 तक 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 से 1858 तक आगरा हुआ करती थी। अब हमें लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी परिवर्तित कर दी गई। कहाँ से? आगरा से परिवर्तित करके इलाहाबाद कर दी गई। किस सन के बीच? 1858 से 1921 तक जो हमारा राजधानी परिवर्तन हुआ वो इलाहाबाद कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 1921 से लखनऊ हमारी राजधानी हो गई। ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि 1921 से लखनऊ हमारी राजधानी हो गई, लेकिन फिर क्वेश्चन वहाँ पे घुमा सकता है कि हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्णतः कब से हुई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस सन को हम लोग याद रखेंगे। ये 1935 से यहाँ पे पूर्णतः दिखाया गया है कि 1935 से जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वो 1935 से पूर्णतः लखनऊ घोषित कर दी गई, जो आज भी लखनऊ ही है। यहाँ पर एक और ये इलाहाबाद जो है इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक देना चाहते हैं। ये जो राजधानियों का क्रम था, जो जिनका स्थान पुराने समय में बदला है, तो उसको हम याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देते हैं, ताकि ये पूरा सिस्टम ही आपको रटना ना पड़े, केवल एक बार देख लेना पड़े वीडियो और याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ला, ये आइला शब्द लिखा हुआ है, इसी से आपको तीनों जो राजधानियों का स्थानांतरण हुआ है ये आपको याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आगरा राजधानी हमारी यूपी की हुई थी पुराने समय में, तो आइला में आता है, आ से आगरा हो गया। दूसरा इलाहाबाद आता है, तो ई आया है यहाँ पे दोस्तों, तो ई से इलाहाबाद हो गया। और फिर तीसरा ला आया है, ला से जो मौजूदा समय में हमारी राजधानी लखनऊ है, उससे ला से लखनऊ हो जाएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है, जिसका नाम है आइला। तो इस तरीके से ये राजधानियों का यहाँ पे बात समाप्त होती है। अब हम आगे चलते हैं रांची पुष्प और रांची पक्षी, कुछ रांची चिन्हों के विषय में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं रांची पक्षी। तो रांची पक्षी हमारा सारा क्रॉन्च होता है। यहाँ पर दोस्तों इसको आप लोग पॉइंट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है, छोटे बड़े सभी एग्जामों में पूछा जाता है, और सभी एग्जामों में पूछने के बावजूद भी बच्चे अधिकतर गलत कर देते हैं। गलत क्यों कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब पूछता है रांची पक्षी क्या है, तो वहाँ ऑप्शन में सारा से क्रॉन्च होता तो है दोस्तों, लेकिन उसमें एक ऑप्शन और होता है, वो होता है मोर। और बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इतना खो जाते हैं कि वो उसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी समझ बैठते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी समझ बैठते हैं, ना कि रांची पक्षी। तो वो सारा क्रॉन्च की जगह मोर को टिक कर देते हैं, और वहीं पे वो धोखा खा जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को धोखा नहीं खाना है, आप लोगों को वीडियो को अच्छे से देख के जाना है एग्जाम देने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय पुष्प, यहाँ पर भी लोग राजकीय पुष्प ना समझ करके पढ़ते तो हैं एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन वो राष्ट्रीय पुष्प समझ बैठते हैं, और राष्ट्रीय पुष्प समझने के बाद फिर वो उसमें पलाश या टेसू को नहीं ध्यान में रखते, वो कमल पे सीधे चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत होने से बच सकता है अगर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद रांची खेल है दोस्तों। रांची खेल हमारा हॉकी है। और उसके बाद फिर बात करते हैं राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह हमारा 1938 से स्वीकृत है दोस्तों। राजकीय चिन्ह 1938 से स्वीकृत किया गया है, ये डेट हमें याद करना है। उसके बाद इसमें पूछा जाता है कि जो
गोल आकार का राजकीय चिन्ह है, उसमें जो अंदर बनी हुई आकृतियां हैं वो कौन कौन सी किस किस के लिए प्रतीक है? तो इसमें 2 मछलियां बनी हुई हैं। 2 मछलियां किसकी प्रतीक हैं दोस्तों? तो वो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। इसमें पूछा जाएगा 2 मछलियां किसका प्रतीक है? तो अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक मानी जाती हैं 2 मछलियां। उसके बाद तीर और धनुष, हिंदू शासक राम का प्रतीक मानी जाती हैं तीर और धनुष की जो निशान बने हुए हैं अपने चिन्ह में। उसके बाद 3 तरंग लाइनें, तो दोस्तों 3 तरंग लाइनें गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक मानी जाती हैं दोस्तों। तो ये आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइबर बढ़वाइए।